हेलो बच्चा पार्टी, आपका स्वागत है आज के नए वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 10 सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। बच्चा पार्टी, इसके पहले आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ। प्रश्न पहला क्या कह रहा है? सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाइए। पहला दिया है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन एक है, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। कथन दो है, सभी सजीव शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। कथन तीसरा है, सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। कथन चौथा है, सभी सजीव प्रजनन की क्रिया नहीं करते हैं। तो बच्चा पार्टी, हमें ये बताना है कि इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चा पार्टी, आप सभी तो जानते हो कि सबको भोजन की आवश्यकता है, तो पहला तो सही होगा ना। दूसरा है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते। तो बच्चा पार्टी, आप तो जानते हो कि सभी लोग अपने शरीर से कुछ ना कुछ बाहर निकालते हैं, जैसे हम लोग पसीना, मल, मूत्र। तो ठीक है बच्चा पार्टी। अब तीसरा है, सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। कहने का मतलब बच्चा पार्टी, जैसे मान लो जैसे हमें किसी ने मच्छर ने काट दिया, तो हम तुरंत क्या करते हैं, अपने उस हाथ को हटाते हैं क्या? नहीं, तो हमने अनुक्रिया किया ना, तो ये भी सही है। तो बच्चा पार्टी फिर बोल रहा चाहता कि सभी सजीव प्रजनन की क्रिया नहीं करते, तो ये रॉन्ग है। यदि प्रजनन की क्रिया नहीं करेंगे तो उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए कथन 4 गलत है। तो कौन कौन से कथन सही है? 1, 2, 3। तो पहला ऑप्शन है कथन 1 सही है, बी है कथन 1, 2, 3 सही है, सी केवल कथन 4 सही है, या डी केवल कथन 3 और 4 सही है। तो बच्चा पार्टी, इसका राइट आंसर होगा बी, कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 बहुविकल्प की तरफ। हाँ तो बच्चा पार्टी, हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 2 पे। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है? उपरोक्त क्षेत्र में 4 गमले रखे हैं, सभी को 4-4 बीज बो दिए गए हैं, जिनमें विभिन्न परिस्थितियों लागू हो रही हैं, जो नीचे दी गई हैं। तो बच्चों, आप पिक्चर में देख सकते हो, गमला का सीधा सूर्य के प्रकाश में है और जल रहित गमला है। दूसरा, गमला खा सीधा सूर्य के प्रकाश में और अधिक जल युक्त है। तीसरा, गमला गा पूर्णतः अंधेरे में है। गमला घा सीधा सूर्य के प्रकाश में नम मिट्टी युक्त किस गमले में बीजों का अंकुरण होगा? ए गमला का तथा खा में, गमला गा में, सी गमला खा तथा घा में, या डी गमला घा में। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा गमला घा में, क्योंकि वह सीधा सूर्य के प्रकाश में है और वहाँ की जो मिट्टी है वो नम युक्त है, इसीलिए। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। हाँ तो बच्चा पार्टी, अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 3 पे। सजीवों की कौन सी विशेषता है जो जीवों को परिवेश के साथ मेल खाने में सहायता करती है? तो बच्चों, ए ऑप्शन है पाचन, बी है अनुवांशिक, सी है अनुकूलन और डी है संचार। तो सोचो बच्चों, सोचो, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा सी, अनुकूलन। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। आयुष जानता है कि मनुष्य में नासिका के माध्यम से श्वसन की क्रियाएं होती हैं। आयुष ने देखा कि पेड़ों की पत्तियों पर नासिका जैसे संरचना नहीं होती है, तो वह जानना चाहता है कि पौधे किस माध्यम से श्वसन करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया ना? क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ कैसे सांस लेते हैं। तो चलो अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो बच्चों, पहला ऑप्शन है तने द्वारा, बी है पौधों की पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के माध्यम से, या सी जड़ों द्वारा, और डी फूलों के द्वारा। सोचो बच्चों, सोचो, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चा पार्टी, इसका राइट आंसर होगा बी, पौधों के पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के माध्यम से। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। हाँ तो बच्चा पार्टी, हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 5 पे। कौन सी प्रक्रिया जो पौधों के लिए आवश्यक नहीं है? यात्रा, बी है अंकुरण, सी है श्वसन और डी है जनन। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ए, यात्रा। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है, मच्छरों के जीवन चक्र में कौन सी अवस्था सबसे पहले आती है? पहला ऑप्शन वयस्क मच्छर, बी अंडा, सी लार्वा, या डी प्यूपा। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा बी, अंडा।
तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। मेंढक के जीवन चक्र की किस अवस्था में टैडपोल का विकास होता है? तो पहला ऑप्शन है मंडूकक अवस्था, बी ऑप्शन है वयस्क अवस्था, सी ऑप्शन है अंडावस्था या डी है प्यूपावस्था। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ए मंडूकक अवस्था। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कह रहा है? कुछ पौधों को छूने पर वह अपनी पत्तियों को बंद कर लेते हैं और कुछ पौधे सूर्यास्त के बाद अपनी पत्तियां बंद कर लेते हैं। पौधों के इस प्रकार व्यवहार व्यक्त करने के लिए क्या उत्तरदायी है? तो पहला है ऑप्शन बच्चों जनन के प्रति अनुक्रिया, बी ऑप्शन है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, सी ऑप्शन है मौसम के प्रति अनुक्रिया और डी ऑप्शन है वृद्धि के प्रति अनुक्रिया। तो सोचो बच्चों सोचो, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा बी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। हाँ तो बच्चा पार्टी, हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 9 पे। किस वैज्ञानिक ने पौधे की प्रतिक्रियाओं को मापने के लिए कैस्कोग्राफ नामक मशीन का आविष्कार किया था? पहला ऑप्शन है बच्चों जगदीश चंद्र बोस, बी ऑप्शन है हरगोविंद खुराना, सी ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ बोस और डी ऑप्शन है सीवी रमन। तो बच्चों आपको याद होगा इस चैप्टर को जब आपने पढ़े होंगे, और वो ऑप्शन पता क्या था? जगदीश चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ए जगदीश चंद्र बोस। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। पौधा के परों की वृद्धि की दिशा किसके अनुसार होती है? तो पहला ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश की दिशा में, बी है अंधेरे की दिशा में, सी है पानी की दिशा में या डी जड़ की दिशा में। तो बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है कि पौधा की वृद्धि किस दिशा में होती है, यानी कि जो जमीन के ऊपर रहता है पौधा उस वह किस दिशा में बढ़ता है। तो बच्चों सोचो जरा सोचो, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो बच्चा पार्टी इसका राइट आंसर होगा ए सूर्य के प्रकाश की दिशा में। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 11, मच्छर अपने जीवन चक्र में 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। इनके जीवन चक्र की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? पहला ऑप्शन है लार्वा, प्यूपा, अंडा, वयस्क अवस्था, बी ऑप्शन है प्यूपा, लार्वा, अंडा, वयस्क अवस्था, सी है अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क अवस्था और डी है वयस्क अवस्था, प्यूपा, अंडा, लार्वा। सोचो बच्चों सोचो, आपको याद है आपके सर या मैडम ने पढ़ाया होगा मच्छर का जीवन चक्र? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा सी। बोले तो अंडा आता है, अंडे से बनता है लार्वा और लार्वा से बनता प्यूपा और प्यूपा से बनता वयस्क अवस्था। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, जिसको हमने येलो कलर से हाईलाइट किया है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आपके यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए की तरफ। बट बच्चा पार्टी उसके पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम देखते हैं। हाँ तो बच्चा पार्टी, अब हम देख रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है बीजों के अंकुरण के समय खालिस्तान ऊपर की ओर एवं खालिस्तान सामान्यतः नीचे की ओर वृद्धि करता है। तो परो और जड़, परो जो होता है ऊपर का हिस्सा कहलाता है जो जमीन के ऊपर होता है, तो ये ऊपर की तरफ वृद्धि करता है और जड़ जमीन के नीचे की तरफ वृद्धि करती है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर रिक्त स्थान क्या है? एक जंतु का जीवन चक्र खालिस्तान के फलस्वरूप नवजात के जन्म से आरंभ होकर वृद्धि विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। तो बच्चों जनन होगा इसका राइट आंसर। अब हम देख रहे हैं तीसरा रिक्त स्थान। ये खालिस्तान और खालिस्तान मच्छरों के विकास के दौरान उनके जीवन की 2 विशिष्ट अवस्थाएं हैं। ये पूछ रहा है कि मच्छरों की 2 विशिष्ट अवस्थाएं कौन सी हैं विकास की? तो एक है लार्वा और दूसरा है बच्चों प्यूपा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं चौथा इसका रिक्त स्थान। कैंडुला और जीनिया जैसे कुछ पुष्पीय पौधों में बीजांकुरण के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो बच्चों ये कह रहा है कि जो कैंडुला और जीनिया नाम के पुष्पीय पौधे होते हैं, इनके बीजों का यदि अंकुरण होना है तो उसके लिए पता अंधकार होना चाहिए। अंधकार में ही ये क्या होते हैं, इनके बीज अंकुरित होते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम देख रहे हैं पांचवा रिक्त स्थान। जैली जैसा
पदार्थ मेंढक के अंडों के समूह होता है जिसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? तो बच्चों इसका आंसर होगा जालांडक। अब हम देख रहे हैं छठवां रिक्त स्थान। एक पौधों का जीवन चक्र खालिस्तान के अंकुरण से आरंभ होता है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा बीज। अब हम देख रहे हैं सातवां रिक्त स्थान। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलने वाले पसीने में खालिस्तान होता है। तो बच्चों लवण और जल। तो बच्चों अब हम पहुंच गए हैं आठवें रिक्त स्थान में। खालिस्तान सजीवों की अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा उद्दीपन। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आपके यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं अतुई लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है बच्चों? बीजों के अंकुरण की प्रक्रिया में जल की क्या भूमिका है? बच्चों क्वेश्चन समझ में आया आपको? बोल रहा है कि बीजों का अंकुरण यदि होना है तो उसमें जल की क्या भूमिका है। तो चलो बच्चा पार्टी अब इसका अपन उत्तर देखते हैं। और उत्तर है कि जल बीज के बीजावरण को मुलायम करता है और इसके अंदर के नन्हे हिस्से भ्रूण को पौधा में विकसित होने में सहायता करते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 4 पे। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है? दीपा ने विद्यालय के प्रांगण में एक पोखर में 2 अलग प्रकार के कृमि जैसे जीव देखे जो बार बार जल की सतह पर आ रहे थे। उनका बार बार जल की सतह पर आने का क्या कारण था? तो बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है कि पोखर यानी तालाब में उसने 2 अलग अलग प्रकार के कृमि देखी। तो वो पता है बार बार जल के ऊपर आ रहे थे, ऐसा क्यों है? तो बच्चों अब इसका उत्तर अपन देखते हैं। कृमि जैसे जीवों को बार बार जल की सतह पर आने का कारण है उन्हें सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता का होना। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। दिया गया चित्र किस भारतीय वैज्ञानिक का है और विज्ञान में इनके योगदान के बारे में लिखिए। तो सोचो बच्चों सोचो, क्या आपने क्लास में पढ़ते टाइम इस चैप्टर में क्या इस चित्र को देखा था? हाँ देखा होगा ना आपने। यह चित्र भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का है। इन्होंने प्रकाश, ताप, विद्युत और गुरुत्वाकर्षण जैसे उद्दीपनों के प्रति पौधों की अनुक्रियाओं को अंकित करने के लिए कैस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया था। तो ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है, रेशमा ने एक पुस्तक में पढ़ा था कि कुछ पुष्पीय पौधों में बीजांकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्या ऐसे पुष्पीय पौधे होते हैं जिनको बीजांकुरण के लिए अंधकार की आवश्यकता हो? यदि हाँ तो ऐसे 2 पुष्पीय पौधों के नाम लिखिए। तो जी हाँ बच्चों, होते हैं और वो हैं कैलेंडुला और जीनियस जैसे पौधों में बीजांकुरण के लिए अंधकार की आवश्यकता होती है। तो ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 कह रहा है, आयुष अपने नाना जी के साथ खेत पर गया। उसने देखा कि गन्ने की फसल को बीजों के स्थान पर उसके गन्ने के छोटे छोटे टुकड़ों को मिट्टी में दबाकर लगाया जा रहा था। गन्ने के अतिरिक्त ऐसे 4 पौधों के नाम लिखिए जो सीधे कलम द्वारा लगाए जाते हैं। तो बच्चों इसके उत्तर होंगे आलू, केला, अदरक, एलोवेरा। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8, बीजावरण एवं भ्रूण को दर्शाता हुआ फली का अंकुरित बीज का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आप इसका उत्तर देख सकते हैं। यहाँ पे एक चित्र बना है, भ्रूण बीच में है और बीजावरण आजू बाजू है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। हाँ तो बच्चा पार्टी, अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 9 पे। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा है? बीज अंकुरण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति कब अनिवार्य होती है? तो चलो बच्चों अब हम इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर है बच्चों, बीज अंकुरण के तुरंत बाद नवोद्भिद की वृद्धि के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आपको उत्तर समझ में आया होगा ना? तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना आप। अब हम बढ़ते हैं लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कह रहा है? उनका ऐसा करने का क्या कारण हो सकता है? तो चलो बच्चों अब अपन इसका उत्तर देखते हैं। और उत्तर है, मिट्टी का तेल जल की सतह पर एक पतली परत बनाता है और एक परत जल की वायु से पृथक कर देती है, जिससे जल में उपस्थित मच्छर के लार्वा और प्यूपा सांस लेने के लिए वायु ग्रहण नहीं कर पाते, परिणाम स्वरूप मर जाते हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, इसका उत्तर समझ में आया ना कि उसकी माँ ने मिट्टी का तेल क्यों डाला था? मिट्टी का तेल पानी के ऊपर
परत बना लेता है। तो वो परत जो होती है यानी कि हवा तेल के आर पार नहीं जा सकती, तो इसीलिए जो लार्वा रहते हैं या प्यूपा उनको सांस लेने में कठिनाई होती है, तो इस तरीके से वो मर जाते हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी। प्रश्न क्रमांक 11 क्या कह रहा है, यदि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं लेकिन वे सजीव की श्रेणी में आते हैं, पौधों में गति को प्रदर्शित करते हुए कोई दो उदाहरण लिखिए। तो चलो बच्चों अपन इसका उत्तर देखते हैं, और उत्तर है जैसे फूलों का खिलना, कीटवक्षी पौधों का कीटों को पकड़ना, किसी आरोही लता का आधार के चारों ओर लपेटना आदि पौधों में गति को प्रदर्शित करते हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आपने कभी न कभी इन सभी इंसिडेंट को देखा ही होगा। तो चलो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 12 क्या कह रहा है, रेशम कीट भी जीवन की 4 अवस्थाओं से गुजरता है, अंडा है, लार्वा है, प्यूपा है और वयस्क। रेशम कीट से रेशम किस अवस्था से प्राप्त किया जाता है तथा रेशम के क्या उपयोग होते हैं। तो चलो बच्चा पार्टी अब अपन इसका उत्तर देखते हैं, और उत्तर है रेशम कीट से रेशम का धागा लार्वा से प्राप्त होता है। रेशम का उपयोग रेशमी वस्त्र बनाने और पैराशूट के निर्माण में किया जाता है। तो ठीक है ना बच्चा पार्टी, आपने कभी ना कभी रेशम के कपड़ों का इस्तेमाल तो किया ही होगा, तो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 13 क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 13 है, मेंढक में वयस्क अवस्था में पूंछ नहीं होती किंतु टैडपोल अवस्था में पाई जाती है। यह पूंछ टैडपोल के लिए किस प्रकार सहायक है। क्वेश्चन तो समझ में आया ना, बोल रहा है कि मेंढक जब बड़ा यानी बोले तो अपनी वयस्क अवस्था में रहता है तो उस समय उसकी पूंछ नहीं होती है, बट आपने देखा होगा जब वो बचपन में रहता है जिसको अपन उसकी टैडपोल अवस्था कहते हैं, उस अवस्था में पता है बच्चों उसमें पूंछ पाई जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो चलो बच्चा पार्टी अब अपन इसका उत्तर देखते हैं। तो टैडपोल की पूंछ उन्हें जल में तैरने में सहायता करती है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, उत्तर समझ में आया ना। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ। हाँ तो बच्चा पार्टी अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 14 पे। तो प्रश्न क्रमांक 14 क्या कह रहा है, अब हम देखते हैं। चारू का कहना है कि चमड़े से बनी सभी वस्तुएं निर्जीव हैं क्योंकि वे सजीवों के किसी भी गुण को प्रदर्शित नहीं करती है। इसके विपरीत हरदीप इन सभी वस्तुओं को सजीव मानता है क्योंकि वे सजीवों से प्राप्त हुए हैं। चारू और हरदीप के कथनों के पक्ष और विपक्ष में अपना तर्क दीजिए। हाँ तो बच्चा पार्टी चलो अब अपन इसका उत्तर देखते हैं, और उत्तर है चारू का कहना है सत्य है क्योंकि चमड़े से बनी सभी वस्तुएं सजीवों के किसी भी गुणों को प्रदर्शित नहीं करती है। हरदीप का यह मानना है कि वह सजीव है क्योंकि सजीव से प्राप्त हुई है। असत्य है क्योंकि चमड़े से बनी वस्तुएं सजीवों के लक्षण को प्रदर्शित नहीं करती। सजीवों से प्राप्त हुए वस्तुओं को भी सजीव मान लेना गलत है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आपको समझ में आया ना कौन सत्य था। तो चारू सही थी और हरदीप गलत था। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और प्रश्न क्रमांक 15 क्या कह रहा है, क्या पौधों में भी उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, यदि हाँ तो पौधों का कौन सा भाग उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो चलो बच्चा पार्टी अब अपन इसका उत्तर देखते हैं, और उत्तर है जी हाँ, पौधों में भी उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे पत्तियों की सतह से अतिरिक्त जल एवं खनिज को उत्सर्जित कर देते हैं। पत्तियों के अतिरिक्त पौधों के तने एवं जड़ों से कुछ उत्सर्जित पदार्थ रेजिन एवं गोंद के रूप में बाहर निकलते हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आपको उत्तर समझ में आया ना। तो उत्तर यह था कि पौधे भी अपनी बॉडी से उत्सर्जन करते हैं, और वो किस फॉर्म में करते हैं अपन ने देखा, जैसे जल के फॉर्म में, खनिज के फॉर्म में, रेजिन के फॉर्म में, गोंद के फॉर्म में। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आपने कभी ना कभी इन उत्सर्जित पदार्थों से कहीं ना कहीं उपयोग देखा होगा, जैसे गोंद का, रेजिन का। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 16 क्या कह रहा है कि बीज एक पौधे के रूप में वृद्धि करता है। इसके परिपक्व होने तक के प्रत्येक चरणों का केवल चित्र के माध्यम से बताइए। तो चलो बच्चा पार्टी अपन इसका अब उत्तर देखते हैं। तो पहली अवस्था है बीज, दूसरी अवस्था है बीज का अंकुरण, तीसरी अवस्था है पत्तियों का प्रकटन, और चौथी अवस्था है फूलों का प्रकटन, पांचवा अवस्था फलों का प्रकटन, और छठवीं अवस्था है बच्चों पौधे की मृत्यु। आप चित्र में देख सकते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न पे, और प्रश्न क्रमांक 17 क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि बीजों के अंकुरण के लिए जल, वायु एवं मिट्टी तथा सूर्य का प्रकाश अनिवार्य होता है।
यह तीनों परिस्थितियां बीज के अंकुरण में किस प्रकार सहायता करती है, तीनों परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो चलो बच्चा बेटी अब अपन इसका उत्तर देखते हैं। जल बीज आवरण को मुलायम करता है जिससे नन्हे भ्रूण को इससे बाहर निकलने में सहायता मिलती है। वायु एवं मिट्टी बीजों के अंकुरण के लिए वायु भी आवश्यकता है तथा मिट्टी में पौधे अपना आप को आसानी से स्थिर रख पाते हैं। साथ ही वह वृद्धि के लिए भी जरूरी पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करता है। और तीसरा है सूर्य का प्रकाश। अंकुरण के बाद नवोदित की वृद्धि के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ठीक है बच्चों, आपको उत्तर समझ में आया ना। शॉर्ट में बोले तो जल जो होता है बीज को मुलायम बनाता है जिससे क्या होता है, बीज अंकुरित होने में सहायता होती। फिर वायु और मिट्टी, तो बीज के अंकुरण के समय पौधों यानी जो बीज है उसको वायु की जरूरत पड़ती है तो वायु उसमें सहायता करती है। और मिट्टी क्या काम करती है, उसको पोषण देती है और उसकी वृद्धि करती है। तो ठीक है ना बच्चों। और सूर्य का क्या काम है, तो सूर्य के प्रकाश का काम है कि सूर्य की रोशनी के कारण वो जो नवोदित की और तेजी से वृद्धि हो पाती है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ। हाँ तो बच्चा पार्टी अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 18 पे। प्रश्न क्रमांक 18 क्या कह रहा है, पौधों में गति का उदाहरण किसी कीटभक्षी पौधों में देखा जा सकता है। यह किस प्रकार की गति करके अपना पोषण आवश्यकता को पूरा करता है, वर्णन कीजिए किसी एक का उदाहरण देकर। तो चलो बच्चा पार्टी अब अपन इसका उत्तर देखते हैं। और उत्तर है कीटभक्षी पौधों में गति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यह पौधे अपने पोषण यानी नाइट्रोजन के लिए कीटों पर निर्भर होते हैं। घटपर्णी पौधे का उदाहरण है। इन पौधों की पत्तियां तस्तरी के आकार की होती हैं जिनमें असमान लंबाई के बाल जैसे अनेक तंतु होते हैं जिनके छोर पर चिपचिपा पदार्थ होता है। जब कोई कीट पत्ती की सतह से स्पर्श करता है तो पत्ती के तंतु अंदर की ओर मुड़ जाते हैं और इनसे निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ कीट को जकड़कर पाचन में सहायता करते हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आपको उत्तर समझ में आया ना। आपने देखा होगा जब आपके सर या मैडम ने आपको पढ़ाया होगा ये पाठ, तो उस समय आपको बताए होंगे ना चित्र में कि कीटभक्षी पौधा कैसे दिखता है, घटपर्णी। तो उस घटपर्णी को आपने देखा होगा कि जैसे कि वो किस तरीके से कीट को जकड़ लेता है, दिखाया होगा ना मैडम ने पिक्चर में। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आपको उत्तर समझ में आया होगा। तो चलो बच्चा पार्टी अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ। हाँ तो बच्चा पार्टी अब हम पहुंच गए प्रश्न क्रमांक 19 पे। प्रश्न क्रमांक 19 क्या कह रहा है, हम जानते हैं कि पौधे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। क्या मनुष्य भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? यदि हाँ तो आप भी कोई 3 उद्दीपन और उनके प्रति आपके शरीर में होने वाली अनुक्रियाओं को सूचीबद्ध कीजिए। तो चलो बच्चा पार्टी अपन इसका उत्तर देखते हैं। और उत्तर है हाँ, मनुष्य भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए किसी नुकीली वस्तु को चुभ जाने पर उस अंग को हटाना। दूसरा है किसी गर्म चीज को छू जाने पर हाथ का शीघ्रता से हटना। तीसरा, आंखों के आगे अचानक कुछ आ जाने पर पलकों का झपकना। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आपने कभी ना कभी ऐसे इंसिडेंट तो देखा ही होगा खुद के साथ। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की तरफ। हाँ तो बच्चा पार्टी हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 20 पे। प्रश्न क्रमांक 20 क्या कह रहा है, सजीव किन किन विशेषताओं के कारण निर्जीवों से भिन्न होता है, वर्णन कीजिए। तो चलो बच्चा पार्टी अब अपन इसका उत्तर देखते हैं। और उत्तर है सजीव में निम्न विशेषताएं होती हैं। पहला, वे गति करती हैं। दूसरा, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। तीसरा, वे श्वसन करते हैं। चौथा, वे वृद्धि करते हैं। पांचवा, वे जनन और उत्सर्जन करते हैं। जबकि निर्जीव में उपरोक्त लक्षण नहीं होते। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आपको उत्तर समझ में आया होगा ना। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की तरफ। हाँ तो बच्चा पार्टी हम पहुंच गए प्रश्न क्रमांक 21 में। प्रश्न क्रमांक 21 क्या कह रहा है, मच्छर के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान उसकी बाह्य आकृति, शरीर के आकार और संरचना में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों का चित्र सहित समझाइए। तो बच्चा पार्टी आप चित्र में देख सकते हो मच्छर का जीवन चक्र है। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले अंडा आता है, अंडे से बनता है लार्वा, लार्वा से बनता है प्यूपा और प्यूपा से वयस्क मच्छर। और फिर अपन अगेन देख रहे हैं कि मादा जो है मच्छर वो अंडे दे रहा है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आपको चित्र में समझ में आया होगा ना। तो चलो अब अपन इसका उत्तर लिखते हैं। तो उत्तर है, एक मच्छर अपना जीवन अंडे के रूप में आरंभ करता है।
अंडे का विकास लार्वा के रूप में होता है और लार्वा का विकास प्यूपा के रूप में होता है और प्यूपा का विकास वयस्क मच्छर में परिवर्तित होता है और यही वयस्क मादा मच्छर जल में अंडे देती है और यह चक्र चलते रहता है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आपको उत्तर समझ में आया होगा ना। तो बच्चा पार्टी अब हम बढ़ते हैं प्रोजेक्ट कार्य की तरफ। तो प्रोजेक्ट 1 क्या है? अपने बड़े भाई बहन की सहायता से जानकारी एकत्रित करके सूची पूर्ण करिए। तो बच्चों पहला कॉलम क्रमांक वाला है जिसमें 1 से लेकर 10 तक है। दूसरा कॉलम है बीज से उत्पन्न पौधे। तो चलो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पौधे हैं जो बीज से उत्पन्न होते हैं। गेहूँ, धान, मूंगफली, कपास, चना, मूंग, सेम, मटर, सूरजमुखी और सरसों। और बच्चों अब थर्ड कॉलम जो है कलम से उत्पन्न पौधे जैसे आलू है, प्याज है, नींबू है, गन्ना है, बांस है, पुदीना है, चमेली है, मनी प्लांट है, गुड़हल है, गुलाब है। और अब है लास्ट कॉलम जिसमें लिखा है पत्तियों से उत्पन्न पौधे। तो जैसे जेड प्लांट है, स्नेक प्लांट है, एलोवेरा है, सेंसवेरिया है, पत्थर चटा है, बेगोनिया है, ब्रह्म कमल है, कलांचो है, विष्णु कमल है, लक्ष्मी कमल है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रोजेक्ट कार्य 2 की तरफ। हाँ तो बच्चा पार्टी हम पहुंच गए हैं प्रोजेक्ट कार्य 2 पे। प्रोजेक्ट कार्य 2 क्या है देखते हैं। अपने घर के बगीचे अथवा विद्यालय के बगीचे में एक बीज रोपित कीजिए तथा प्रत्येक 5 दिवस के अंतराल में उसमें होने वाले परिवर्तन को नोट करें और 30 दिवस के पश्चात उसका चित्र अपनी रिपोर्ट में लगाकर उसका कक्ष में प्रस्तुतिकरण करें। तो ठीक है बच्चों, इसमें भी 3 कॉलम है, क्रमांक, दिनांक और प्रत्येक दिवस में होने वाला परिवर्तन। तो ठीक है बच्चों, पहला क्रमांक हम देखते हैं। हमने लिया है दिनांक 1 तारीख 9वां महीना 25। हमने क्या किया, प्रथम दिवस में मिट्टी में बीज को रोपित किया है। फिर है क्रमांक दूसरा 5 तारीख को 9वां महीना 25 को क्या देखते हैं हम कि बीज से अंकुर निकलना शुरू हो चुका है। फिर है बच्चों तीसरा क्रमांक 10 तारीख 9वां महीना 25 को हमने देखा कि तना जिसको हम सूड वाला कहते हैं मिट्टी को फोड़कर ऊपर आता है और 2 कोमल पत्तियां दिखाई देती हुई दिख रही हैं। ठीक है बच्चों, चौथा क्रमांक है 15/9/25। तो हम इसमें देखते हैं कि जड़ें मजबूत हो गई हैं और नई हरी पत्तियां निकलने लगती हैं और पौधा भी लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर का हो जाता है। अब हम देखते हैं पांचवा क्रमांक 20 तारीख 9वां महीना 25 को। अब हम देख रहे हैं बच्चों की पत्तियों की संख्या बढ़ जाती है और पौधा सीधा खड़ा हो जाता है और जड़ें मिट्टी में फैलने लगती है। अब है बच्चों छठवां 25/9/25 को हम क्या देखते हैं कि तना मोटा और मजबूत दिखने लगता है। फिर है बच्चों सातवां 30वें दिन 9 तारीख 25। पौधा स्वस्थ और हरा भरा दिखता है और नई पत्तियां और शाखाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। तो ठीक है बच्चों, हमारा यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट हुआ। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आपका अध्याय 10 सजीव विशेषताओं का अन्वेषण चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट उसके पहले प्लीज़ बच्चा पार्टी आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।